जब लिक्विड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा जाता है, कोई भी लिक्विड सॉल्यूट है ना, मान लीजिए डेटॉल है, डेटॉल को पानी में मिलाया जाता है उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो डेटॉल भी लिक्विड फॉर्म में और पानी भी लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड को जब लिक्विड में मिलाया जाए, यानी कि सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो उस केस में कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है? द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन concentration of a solution is defined as the volume of solute in milliliters present in 100 milliliters of the solution. Milliliters of the solution. Milliliters of the solution. Concentration of solution, that is concentration of solution is equal to volume of solute upon volume of solution into 100. Volume of solute upon volume of solution into 100. Volume of solute into volume of solution into 100. बस इतना है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम भी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दोनों को मिलीलीटर में रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका परसेंटेज है, ये परसेंटेज बाई वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे उससे पहले वाला क्या था कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 वो था। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ऐसे करके होगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। द सॉल्यूशन कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर 1, the solution contains 50 milliliter of alcohol, contains 50 milliliter of alcohol mixed with 150 milliliter of water, mixed with 150 ml of water, 150 ml of water, full stop. Calculate the concentration of the solution. Calculate the concentration of this. Calculate the concentration of this solution. Calculate the concentration of this solution. अब देखिएगा, a solution contains 50 milliliter of alcohol mixed with 150 milliliter of water. 50 milliliter of alcohol mixed with 150 milliliter of water. तो वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सॉल्यूट, इसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है 50 मिलीलीटर 50 ml, ठीक है। और फिर यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम एल्कोहल
प्लस वाटर, यानी कि जो आपका मतलब टोटल अगर आप देखेंगे तो 150 ml वाटर था, उसमें 50 ml आपने अल्कोहल मिला दिया, तो टोटल 200 ml हो गया, है ना। तो वो टोटल सॉल्यूशन जो है वो बन गया 50 प्लस 150 यानी कि 200 ml, 200 मिलीलीटर। अब इसके बाद वो पूछ रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना 50 ml, 50 ml अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 200 ml इनटू 100। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गए और 225 था, और ऊपर भी मिलीलीटर नीचे भी मिलीलीटर, तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, तो इसकी कंसंट्रेशन की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है, परसेंटेज में आता है। तो हम ये कहेंगे 25% बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम यूज़ करके हमने कंसंट्रेशन निकाला है, तो ये हो गया 25% बाई वॉल्यूम। बताइए जितना क्लियर है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। बाई वॉल्यूम मेंशन करोगे तो थोड़ा ठीक लगेगा कि हाँ मतलब स्टूडेंट ने वो चीज़ मेंशन कर दी, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपने लिख ही दिया इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लिख देंगे तो ज़्यादा थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। चलिए जी अगला देखिएगा, इफ 2 मिलीलीटर ऑफ एसिटोन if 2 milliliter of acetone is present in 45 milliliter of its aqueous solution, is present in 45 ml of its aqueous solution, calculate the concentration of the solution. सर वैसे एसीटोन क्या होता है? एसीटोन ये चोट वगैरह लग जाती है ना, तो उस पर लगाने के काम आता है, मतलब वुंड्स को स्टेरिलाइज करने के काम आता है। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस solution. The concentration of this solution is equal to volume of acetone वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आप ये देखिएगा कि मुझे यहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है if 2 milliliter of acetone is present in 45 milliliter of its aqueous solution, 45 milliliter में ऑलरेडी 2 मिलीलीटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्यूट का तो अलग दे रखा है 2 मिलीलीटर और पूरे सॉल्यूशन का दे रखा है 45 मिलीलीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है 2 ml अपॉन 45 ml into 100, 5 9s are 45, 5 2s are 20 हो गया, ml से ml कैंसिल आउट हो गया, 20 into 2 is 40 upon 9, 4.44% by volume। 4.44% by वॉल्यूम ये होगा।
ठीक है जी, इसके बाद नोट करें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। डालिएगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। Saturated and unsaturated solutions. A solution in which more quantity of solute solute can be dissolved without raising its temperature can be dissolved without raising its temperature can be dissolved without raising its temperature is called an unsaturated solution. Is called an unsaturated solution. Second, the solution in which no more solute can be dissolved at that temperature. A solution in which no more solute can be dissolved at that temperature can be dissolved at that temperature. In which no more solute can be dissolved at that temperature is called a saturated solution. Is called a saturated solution. ठीक है, तो देखिए जी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेशन का मतलब ये है, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वो एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन उस स्टेज तक पहुंच चुका है कि अब उसके अंदर अब आप और सॉल्यूट मिला नहीं सकते, घोल नहीं सकते। ठीक है, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अनसैचुरेटेड के अंदर अभी आप और भी सॉल्यूट घोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या करा, हमने एक कप चाय ले ली और हम उसमें चाय में हमको लगा कि नहीं, इसमें 1 चम्मच चीनी की और ज़रूरत है। हमने 1 चम्मच चीनी और उसमें मिला दी, डिज़ोल्व करा, वो घुल गई। ठीक है, फिर हमने 1 चम्मच चीनी और मिला दी, वो डिज़ोल्व करा, वो घुल गई। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसमें घुल पा रही है चीनी और उसमें डिज़ोल्व हो पा रही है। तो जब तक सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो पा रहा है, तब तक मैं उसको बोलूँगा ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब कि ये और सॉल्यूट को वेलकम कर रहा है, और सॉल्यूट को ये एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अब हमने उसमें चीनी मिलाते जा रहे हैं, अब इतनी ज़्यादा चीनी मिल गई कि अब उसको हम घोल रहे हैं ना, वो घुल नहीं रही है, वो चीनी फ्लोट करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने जो लिक्विड था, जिसकी मैं चाय की बात कर रहा हूँ, लिक्विड में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाकर बीच बीच में सॉलिड वहाँ पर डिजोल्व होकर वहाँ पर फिक्स हो जाता है, बैठ जाता है मजा। अब आपके वो सारे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वो फिक्सअप हो चुके हैं, सब में सॉलिड सॉल्यूट जो है यानी कि जो शुगर है वो जाकर फिक्स हो चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उसको डिज़ोल्व कितना भी करने की कोशिश करें, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन फिर भी डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स थोड़े से एक्सपैंड होना शुरू होते हैं।
और जब वो एक्सपैंड होना शुरू होते हैं तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बन जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बन जाएगा तो फिर शुगर और डिजॉल्व हो सकती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर, कि उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर अभी वो सॉल्यूशन है, उसमें अभी और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेट हो चुका है, समझ गए। वो सैचुरेट हो चुका है यानी कि अब वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है कि अब उसके अंदर और सॉल्यूट मिक्स नहीं हो सकता। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि उसमें अभी आप और भी सॉल्यूट मिक्स कर सकते हैं। क्लियर है दोनों डेफिनेशन? सर हाँ। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस खत्म हो गई तो वो सॉलिड नहीं बन जाएगा? अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस खत्म हो गई तो एक्चुअली वो सॉलिड ही बन जाएगा, ठीक है ना। वो ऐसा हो जाएगा कि उसमें आपने इतनी चीनी मिला दी है, इतनी चीनी मिला दी कि वो इतना हार्ड हो गया है, अब वो सॉलिड बन गया, उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं, घुलेगा ही नहीं, सॉलिड वो सॉलिड ही बन जाएगा। ये इसका ना एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, वो आप देख सकते हो कि कभी जाइए हलवाई की दुकान पर और जलेबी लेकर आए। अब जलेबी जब आप लेकर आओगे वो गरम गरम जलेबी होगी। अब जलेबी आपने 1 या 2 जलेबी बचा दी, मतलब नहीं खाई आपने, उसको किसी आप छोटी सी कटोरी में लेकर उसको फ्रिज में रख देना, और थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब वो ठंडी हो जाए तब आप देखना वो आपने फ्रिज में क्यों रखा। कि जो जलेबी है वो जलेबी क्या होता है, उसमें चाशनी लगी रहती है। तो चाशनी क्या होती है, वो शुगर सॉल्यूशन होता है। उसी को भाई पानी लो, पानी के अंदर शुगर को घोल दो, गरम गरम कर दो, चाशनी बन गई। तो अब आपने क्या करा, उसको फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने से क्या हुआ कि टेम्परेचर कम हो गया। तो टेम्परेचर कम होने से क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ सकता है, और टेम्परेचर कम करने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि वो जो जलेबी थी जो आपको अलग कलर की दिखाई दे रही थी, वो फ्रिज में रखने के बाद में उसके कॉर्नर्स पर आपको वाइट 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 दिखाई देगा, ठीक है। वो वाइट 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 जो है वो क्या है, वो शुगर है। ऐसा नहीं है ये शुगर आपको वापस से ओरिजिनल शुगर के क्रिस्टल्स मिलेंगे, नहीं, वो वाइट कलर का पाउडर मिलेगा। वो वाइट कलर का पाउडर क्या है, वो शुगर ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड को और अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है। और अगर टेम्परेचर घटा दिया जाए तो जो सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड लग रहा था वही सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी कि अब उसमें और डिजॉल्व नहीं हो सकता सॉल्यूट, बल्कि जो डिजॉल्व है वो भी टूट टूट कर बाहर आने लगेगा। ऐसा हो जाता है। क्लियर है सभी को? ठीक है। सर इसमें भी बहुत थोड़ी थोड़ी सी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है इसमें सॉलिड में, हाँ तो फिर भी वो सॉलिड हो जाता है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना कि अलग अलग तरीके के सॉलिड्स होते हैं। जैसे मान लो हम ये कहें कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है किसी भी सॉलिड के अंदर, तो मान लो मैं किसी वुड की बात करूँ, वो फ्रेशली कट पीस ऑफ वुड है, अभी हमने उसके ऊपर कोई प्राइमर नहीं करा है, कोई पेंट नहीं करा है। अगर मान लीजिए हमने उसके ऊपर प्राइमर कर दिया और फिर पेंट भी कर दिया, तो फिर आपने उसको पूरी तरीके से कवर अप कर दिया, आपने उसके ऊपर 2 या 3 लेयर चढ़ा दी है प्राइमर की और पेंट की, तो अब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बचा नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें कि जब वुड होती है बिल्कुल अभी अभी ताज़ी वुड है बिल्कुल, तो वो जो वुड होती है उसके ऊपर जब प्राइमर करते हैं ना, तो अब जब करते हैं तो हम पेंटर से कहते हैं कि भैया हो तो गया है ना, कहते हैं कि नहीं अभी तो ये प्राइमर को ना पी जाएगा। तो पी जाएगा का मतलब क्या है कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, तो वो प्राइमर जाकर लकड़ी में अंदर जाकर वहाँ बैठ जाएगा। और इसीलिए वो प्राइमर 1 बार 2 बार या 3 बार करा जाता है, ताकि वुड उसको जितना एब्जॉर्ब कर सके उतना वुड की लाइफ जो है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको एब्जॉर्ब करवाया जाता है। वो एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था। अब मान लीजिए मैं इस प्लास्टिक की बात करने लगूँ, तो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता ही नहीं है। तो अलग अलग सॉलिड में अलग अलग हिसाब किताब होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम किसी स्पॉन्जी थिंग की बात करने लगे, तो हम कहेंगे कि ये तो स्पॉन्जी है, इसके अंदर तो होगा ही होगा जरूर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। समझ गए? ठीक है। तो सर अगर स्पॉन्ज को हम फ्रीजर में रख दें तो छोटा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हमेशा हम बात करेंगे कि जब ये जो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो ये वो वाला सॉल्यूशन है जहाँ पर लिक्विड के अंदर सॉलिड सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे, ऐसा होगा, है ना। तो क्योंकि अगर स्पॉन्ज है तो स्पॉन्ज के अंदर हमने कोई चीज़ डिजॉल्व थोड़ी कर रखी है। मैं वो बता रहा था कि सॉलिड के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिनमें किसी किसी में स्पेस होता भी है और किसी किसी में स्पेस बिल्कुल नहीं होता, ऐसा होता है। ठीक है। अगला हाँ जी। सर वो जो स्पॉन्ज होते हैं वो तो बिल्कुल हार्ड हो सकते हैं। हाँ, स्पॉन्ज को बहुत ज़्यादा हार्ड किया जा सकता है। स्पॉन्ज के अंदर जो है, स्पॉन्ज के अंदर मटेरियल फिलअप कर करके उसको हार्ड कर देते हैं। आप अगर कभी
मैट्रेस की शॉप पर जाएंगे और आप गद्दा लेने जाएंगे तो वो पूछेंगे भाई आपको सॉफ्ट चाहिए, एक्सट्रीमली सॉफ्ट चाहिए, है ना, मॉडरेटली सॉफ्ट चाहिए या हार्ड चाहिए आपको। आपको नहीं, मेरे को तो हार्ड चाहिए, ठीक है, तो वो हार्ड दिखा देगा। अब आप उसको बोलो कि भाई ये हार्ड जो है ये हार्ड है कैसे। तो क्या होता है कि वो जो उसके बीच का जो स्पॉन्ज के बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ना, उसके अंदर वो एक सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन फिलअप कर देते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। वो लिक्विड सॉल्यूशन इस तरीके का होता है कि जैसे ही उसको उसके ऊपर गद्दे के ऊपर डाल दिया जाता है, पूरे को कंटेनर लेकर और कंटेनर से उसके ऊपर डाल दिया जाता है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करता चला जाता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो गर्म होता है उस टाइम, और जब वो ठंडा हो जाता है तो ठंडा होकर वो जम जाता है, ठीक है। जैसे सड़क बनाने वाली वो होती है ना, तारकोल होता है ना, तारकोल सुना है कि नहीं, ठीक है, एक्चुअली तारकोल बोल देते हैं उसको, होता चारकोल है, ठीक। तो वो जो है वो जब उसके ऊपर डालते हैं तो वो स्पॉन्ज उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो हार्ड होता चला जाता है। तो जो हार्ड वाले गद्दे होते हैं ना, उनको अगर कभी आपने उठाया हो तो वो हैवी भी होते हैं। वो हैवी इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर हमने एक ऐसा सॉल्यूट मिक्स कर दिया है जिसने स्पॉन्ज के बीच के इंटरमोलिकुलर स्पेसेस को फिलअप कर दिया है। ये होता है रिसेप्शन, ठीक है। तो स्पॉन्ज के अंदर हम किसी भी तरीके से उसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका एक और भी है, उसको प्रेस कर दो। उसको प्रेस कर दोगे तो उसके बीच का जो एयर था, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था, वो खत्म हो जाएगा और एयर बीच के निकल जाएगा। कुछ पूछ रहे थे? सर एक तरफ से हम स्पॉन्ज की कंसंट्रेशन एक बढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ाना, बिल्कुल सही। अब हेडिंग डालिएगा, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Effect of heating and cooling on a इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर हीटिंग का और कूलिंग का क्या असर पड़ता है? लिखिएगा, इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड if a saturated solution at a particular temperature is heated at a particular temperature is heated to a higher temperature, is heated to a higher temperature, comma, then it becomes unsaturated. Then it becomes unsaturated. Second, if a saturated solution available at a particular temperature available at a particular temperature is cooled at a particular temperature is cooled to a lower temperature
is cooled to a lower temperature, then some of its dissolved solute then some of its dissolved solute will separate out in the form of solid crystals. Will separate out in the form of solid crystals. ठीक है जी. नेक्स्ट आप लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे सॉल्युबिलिटी. हाँ जी बताइए. सर अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में केमिकल चेंज बनाते हैं, सिर्फ फिजिकली तो डिफरेंट होते हैं. फिजिकली डिफरेंट होते हैं, बाकी अगर देखा जाए तो देखने में दोनों सेम ही लगते हैं. बस इतना जरूर है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है देखने में, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, उसके अंदर और फर्दर कोई चीज़ मिक्स नहीं हो पाएगी. तो यहाँ पर मैंने वही वाला एग्जांपल दिया है जो ये है, इफ़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर. अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मतलब अभी उसमें कोई और चीज़ फर्दर ऐड नहीं हो पाएगी, कोई और चीज़ घुल नहीं पाएगी. हमने क्या करा, हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया. टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर थोड़ा सा हायर टेम्परेचर कर दिया, देन इट बिकम्स अनसैचुरेटेड. यानी कि अब वो अलाउ करेगा और सॉल्यूट को अलाउ करेगा कि और सॉल्यूट आप मुझ में डिजॉल्व कर सकते हो. ठीक है ना. टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसा होगा सैचुरेटेड के साथ. इसका जस्ट उल्टा, अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अवेलेबल है और हमने क्या करा, हमने उसको कूल डाउन कर दिया, ठंडा कर दिया. तो ठंडा करने पर क्या होगा, ठंडा करने पर उसके जो पहले से उसके अंदर सॉल्यूट डिजॉल्व था है ना, तो उनमें से कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स निकलेंगे और निकल कर बाहर चले जाएंगे. ठीक है ना. एंड सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स. तो ये वही चीज़ एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको वो जलेबी का एग्जांपल दिया था कि उसको अगर ठंडा कर दिया जाए तो उसमें जो शुगर पहले से डिजॉल्व थी, शुगर सिरप यानी कि चाशनी के फॉर्म में, तो वो सॉलिड क्रिस्टल्स यानी कि छोटा 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 बारीक बारीक वाइट कलर का पाउडर ऐसा लगता है कि सेपरेट आउट होकर बाहर आ गया है ना. तो ये चीज़ होती है ठंडा करने पर, यानी कि टेम्परेचर कम करने पर, और टेम्परेचर ज़्यादा करने पर ये चेंज होता है. क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी. ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, चारों को क्लियर है? अच्छा. तो ऐसा होता है कि जब भी कभी हमने किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर मैंने गर्म कर दिया यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस और बढ़ जाता है और वो और सॉल्यूट को अलाउ कर देता है, और सॉल्यूट उसमें हम डिजॉल्व कर सकते हैं. समझ गए? अगर हमने किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके अंदर फिर और सॉल्यूट डिजॉल्व करा जा सकता है, यानी कि फिर वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा. ये पहला पॉइंट क्लियर है? और दूसरा देखिएगा, दूसरे में क्या है, इफ़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अगर हमको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अवेलेबल है, हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो क्या करेंगे और हम उसका टेम्परेचर कम कर दें, उसको कूल डाउन कर दें. तो टेम्परेचर कम करने पर क्या होगा, उसके कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स जो उसमें डिजॉल्व थे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे. मतलब उसमें जो पहले से चीज़ घुली हुई थी वो अब घुली हुई नहीं रहेगी, क्योंकि आपने टेम्परेचर कम करके उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस रिड्यूस कर दिया. हाँ जी, एक मिनट बस.
चलिए जी, अब इसके बाद अगला टॉपिक आप लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी में लिखिएगा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड maximum amount of a solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent dissolved in 100 grams which can be dissolved in 100 grams of a solvent at a specified temperature at a specified temperature is known as the solubility of that solute is known as the solubility of that solute in that solvent at that temperature टेम्परेचर, यानी कि मैं किसी सॉल्वेंट में कितना किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाता हूँ, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, वो अब एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, 12 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट grams of potassium sulfate dissolves in 75 grams of water dissolves in 75 grams of water at 60 degrees Celsius. At 60 degrees Celsius, full stop. What is its solubility in water at that temperature? What is its solubility in water at that temperature? Solubility in water at that temperature. At that temperature.
हाँ जी, डेफिनेशन देखिएगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 grams ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो भी टेम्परेचर आपको दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में 60 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाते हैं, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है 12 ग्राम 75 ग्राम डिसॉल्व कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे सर परसेंटेज माइनस हाँ, परसेंटेज माइनस परसेंटेज समझा नहीं। पूछा व्हाट इज इट सॉल्युबिलिटी, तो परसेंटेज में आएगा। नहीं, परसेंटेज में नहीं आएगा, ग्राम्स में ही आएगा। जैसे 12 ग्राम, तो 75 ग्राम में 12 ग्राम डिसॉल्व हो जाता है, तो 100 ग्राम में कितना डिसॉल्व हो पाएगा, ये निकालना है। ठीक है ना, तो 75 ग्राम में यहाँ लिखेंगे इन ग्राम्स में ही आएगा आंसर। इन 75 ग्राम्स ऑफ वाटर ग्राम ऑफ सॉल्यूट, पूरा बड़ा पोटेशियम सल्फेट ना लिखकर मैं सॉल्यूट लिख रहा हूँ। 12 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स। अब यूनिटरी मेथड तो हम सब जानते ही हैं कि 75 ग्राम में 12 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना, ये 75 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 1 ग्राम ऑफ वाटर 12/75 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolves. So in 100 gram of water 12/75 into 100 gram of solute dissolves. 25 3 are 75, 25 4s are 100, 3 1s are 3 4s are, तो 16 ग्राम आ गया। 16 ग्राम, therefore solubility of potassium sulfate, पोटेशियम सल्फेट का मतलब क्या है कि भाई कितना पोटेशियम सल्फेट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन वाटर इज 16 grams, is 16 grams. उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, टाइम लगेगा। टाइम बताइए कितना बच रहा है? 5 मिनट है। इसमें टाइम लगेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। चलिए इतना ही कर लीजिए फिर आज, ठीक है ना। फिर मुझे फिजिकल और केमिकल चेंज बताना है, सेपरेशन पता नहीं सिलेबस में है या नहीं। सिलेबस रखते हो आप सब लोग साथ में? एक सिलेबस जरूर रहना चाहिए आप सभी के पास, मैथ्स का भी और साइंस का भी। देखकर बता देते हैं। ये जो है ना मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर। गुड इवनिंग। इसमें फिजिकल और केमिकल एक्सक्लूडिंग सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स, सेपरेशन है ही नहीं इस बार सिलेबस में। हाँ जी, कौन सा वाला? Three equations of motion. अच्छा वो भी हटा दिया है क्या? Yes. मैंने चेक नहीं करा।
सर चलिए। करवा दीजिए हाँ सर करवा दीजिए सर तो नहीं है सर करवा दीजिए। सर मैं सर प्लीज सर सर करवा देना सर करवा देंगे, चलिए ठीक है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग।